उनकी इमरान खान को सुनाई जाती, जो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। 3.5 साल वो वज़ीर आज़म रहे, मैं नहीं उनको मिला, एक दफ़ा भी नहीं मिला। हालांकि इलेक्शन में उन्होंने मेरे ख़िलाफ़, हमने उनका MNA जो है उसको डिस्क्वालीफाई करवा दिया था, उन्होंने अपने MP उठा लिए थे हमारे ख़िलाफ़, वो इलेक्शन नहीं जीते, उसकी और वजह थी। लेकिन 5 मार्च को जब वो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त मैं उनको मिल के मैंने ये नवाज शरीफ वाला किस्सा सुना और वो हैरान हो रहे थे कि मुझे क्यों बता रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे ये क्यों बता रहे हैं? मैं कहा आप उसी पोजीशन में हो जो उस वक्त वो उस पोजीशन में था। तो मैं कहा आप देख लें कि उसके साथ क्या हुआ था। अच्छा, वो भी यही कहते रहे थ्रू आउट। मेरे ऐसे कोई उनकी किसी कोर कमेटी में मैं नहीं बैठा, उनकी किसी मीटिंग में नहीं बैठा। जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है तो 1 to 1 हुई है या चंद एक लोग थे। जितनी दफ़ा मैं उनको 5 मार्च के बाद मिला हूँ, मेरी कोशिश यही थी कि जो इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं इनको जोड़ा जाए, इन इख्तिलाफात को जोड़ा जाए। ये मैंने एक मरतबा 1999 में, सितंबर 1999 में, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, 55 मिनट मेरी गिलगित से लेकर इस्लामाबाद के एयरपोर्ट तक 1 to 1 जहाज़ के अंदर मीटिंग हुई थी नवाज शरीफ साहब। मुझे उस वक्त मालूम था कि ये जो दूरियां पैदा हुई हैं ये हमें कहीं गलत रास्ते पे ले जाएंगी। तो मैंने सारा नवाज शरीफ साहब को समझाया था कि खुदा के लिए ये इंडिविजुअल नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि मेरे वालिद जो थे उनको 6 या 7 जर्नैलों से उठाकर ऊपर डाला था, तो इससे ज़्यादा कौन हो सकता था, क्या ओबलाइज्ड हो सकता था। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन था। जब उसने देखा कि 3 शहरों में मार्शल लॉ लग गया है, सिविल वॉर हो रही है, लोग बाहर निकले हुए हैं, गोली चलाने के लिए कहा जा रहा है, 3 ब्रिगेडियर ने रिज़ाइन कर दिया, तो उसके बाद उनके पास कोई चारा ही नहीं था, या घर चले जाते या वो करते जो उन्होंने किया। इसी तरह मैंने उनको कहा कि ये इंस्टीट्यूशन है, आपके ताल्लुकात ख़राब है, आप इनको ठीक करें। वो सारा रास्ता मुझे कहते रहे यार तू 10 केड़ी वजारत लेनी, खुदा की कसम, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कह रहे। वो कहते ये मैं संभाल लूँगा। मैं कहा आप नहीं संभाल सकते, आप ख़राब कर रहे हैं काम। ये सितंबर 4 या 5 तारीख की बात है। उनके साथ जो मेरी बात हुई वो 1 to 1 हुई थी, लेकिन उस दिन सुबह मुशाहिद हुसैन थे, परवेज़ रशीद साहब थे, मैं था, हम नाश्ते में बैठे हुए थे, तो हमारी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई इस बात। वो भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेना। इसके सरीना होटल में, सरीना नहीं शंग्रीला होटल में, यानी स्कर्दू में है या गिलगित में, वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई जा साहब ने। अब मैं अगली बात, जो आपने कहा कि प्रेशर डल रहा है, देखें बहुत से कैदीन जो है ना वो अपने अपने पापड़ बेल रहे हैं। वो इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको भी तसल्लियाँ दे रहे हैं और हर एक से एक बढ़कर कह रहा है जी कि ये तो काम जो आप करवाना चाहते हो मैं कर दूंगा, मुझे इक़्तिदार में लेकर आओ, मैं बड़ा, मेरा जो है वो इन्फ्लुएंस है। तो इसमें कोई शक नहीं कि UAE ने इज़राइल को तस्लीम किया, सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। वो जहाज़ अब जो आते हैं UAE उड़कर, तो वो सऊदी अरेबिया के ऊपर से उड़कर आते हैं, हमें इसमें कोई नहीं है। सऊदी भी शायद चाहता होगा कि मैं तस्लीम कर लूँ तो पाकिस्तान भी तस्लीम कर ले, हमारे अपने मामलात हैं, उनके अपने मामलात हैं। हमें अपनी तरजीहात को सामने रखना चाहिए, उन्हें अपनी तरजीहात को। लेकिन ये मैं बात जो अपनी शुरू में कही थी कि ये इश्यूज़ हैं जिस पे इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे आ रहा है, और बहुत से हमारे कायदीन जो हैं वो जाकर तसल्लियाँ दे रहे हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को कि जी मैं करके दिखाऊँगा। अच्छा, इस हक़ में नहीं हो कि मार्शल लॉ लगे। मैं ये कहता हूँ कि तमाम इदारे मिलकर देखें, दुनिया भर में ये होता है। एक हमारे यहाँ मैंने एक आर्टिकल लिख दिया था 90 में, हमारे वज़ीर आज़म साहब नाराज़ हो गए थे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बननी चाहिए। मकसद मेरा ये था कि जब भी झगड़ा पाकिस्तान के अंदर हुआ 90s के अंदर, तो किसी न किसी मसले पर हुआ। कभी न्यूक्लियर के मसले पर हुआ कि बत्ती बंद कर दी थी, पता नहीं किसने जला दी, मोहतरमा ने जाके उतरने के बाद बयान दिया, या उनकी वालदा ने दिया कि हमने तो वो बत्ती ऑफ करने की कोशिश की थी कि फिर किसने जला दी। या न्यूक्लियर के मसले पे हुआ, या कश्मीर के बारे में हुआ, या हिंदुस्तान के बारे में हुआ, या अफ़गानिस्तान के बारे में हुआ। ये मामला 3-4 हैं जो पाकिस्तान के जियो पोलिटिकल स्ट्रेटिजिक पोलिटिकल इशूज़ हैं। इसके अंदर हर किसी का इनपुट होना चाहिए। अमेरिका भी पेंटागन से इनपुट लिए बगैर नहीं चलता,
हिंदुस्तान भी रॉ से इनपुट लिए बगैर नहीं चलता। हमारे यहाँ ये है कि क्योंकि इतनी मरतबा मार्शल लॉ लग चुका तो हमारे इदारे ज़्यादा नुमायाँ हो गए हैं, उनके इनपुट के बगैर ना हमारी फॉरेन पॉलिसी बन सकती है ना हमारी सिक्योरिटी की पॉलिसी बन सकती है। तो उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब वो ये कह रहे हैं कि 21 तारीख को आ रहे हैं, अगर एक को इधर ले आए तो 12 अक्टूबर बन जाता है। तो 12 अक्टूबर को आपको पता ना क्या हुआ था, तो ये कहीं 21 का 12 ना बन जाए, मुझे इस बात का खतरा है। 21 का 12 बने, 21 का 12 ना बन जाए, तो पता नहीं क्या हुआ था 12 अक्टूबर को। तो इसलिए ज़रा थोड़ा देख के चलना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर आऊँगा, तो हो सकता है हम भी चंद दिनों बाद गारंटी दे रहे हो कि हमारी जमात जो है अगली दफ़ा हुकूमत में आने वाली है। तो इसलिए वो नाम वगैरह सारे आपके सामने रखेंगे। कल भी हमारी मीटिंग है, उसके अगले हफ्ते मैं खुद जा रहा हूँ, कराची भी जा रहा हूँ और KPK में भी जा रहा हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह ऐलान। नाराज़ हुआ करते थे, आर्मी चीफ ने कह दिया था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाए तो उसको निकाल दिया गया। आज बड़े SIFC बनी तो सारे बैठ गए, उसमें बिजनेसमैन है उनका भी इत्मीनान बहाल हो गया। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन मेजर्स लिए हैं तो आपका डॉलर आज 282 पे आ गया। क्या वजह थी कि ये उस वक़्त नहीं हो सका ठीक, और क्या वजह है कि अब ये ठीक हो गया। स्मगलिंग को बंद किया थोड़ा सा, और थोड़ा सा करेक्टिव मेजर्स लिए हैं कि ये जो अरबों रुपए बना रहे थे बैंक वाले और मनी चेंजर्स उनके बना किए, तो ये मामलात हो रहे हैं। इस वक्त देखें पाकिस्तान जो जिन मसाइल से गुजर रहा है, मैं आपके सवालों का जवाब ज़्यादा दूंगा कि 2-3 इस वक्त जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़ हैं जो सामने आएंगे, और पिछले कुछ अरसे से आ रहे हैं, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता सिमर कर रहे हैं। ये अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। पहला इशू तो हमारे सामने आ गया अफ़गानिस्तान का। ये अफ़गान मुहाजिरीन को जो गले लगाया था हमने, इसको हमने 45 साल पहले, मेरे ख्याल में 40 साल पहले लगाया, 1979 में जब रूस आया था वहाँ। उसके बाद ये हुकूमतें क्या कर रही थी कि आज एकदम से हमारी आंखें खुल गई हैं कि फौरी तौर पर हम कह रहे हैं कि सबको यहाँ से निकाल दिया जाए। अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी गुडविल है। जो भी काम हमें करना चाहिए, जो भी मैयर हमें लेना चाहिए हमें, और ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये बड़ी मैं जानता बूझता हुआ आपको बता रहा हूँ कि जो भी हमें कदम उठाना चाहिए बड़ा सोच समझ कर उठाना चाहिए कि अगर वहाँ पर एक वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है, हमारे और उनके इख्तिलाफात जो पैदा हो रहे हैं, उस वैक्यूम को पुर करने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ा उसके अंदर जो तैयार बैठा हुआ है वो हिंदुस्तान है। वो चाहता है कि वहाँ पे 4-5 अरब रुपए लगाए और वहाँ जाकर हमारे बैठ जाए, जिस तरह के माजी के अंदर सारी दहशतगर्दी वहाँ से हो रही थी, जब वहाँ पर अमेरिका के होते हुए भी और उससे पहले भी, कि वहाँ पर इन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए थे, काउंसलेट्स खोली हुई थी, लोगों को ट्रेन करते थे, पैसे देते थे। अब वो चाह रहे हैं कि ये जो वैक्यूम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान क्रिएट हो रहा है, ये उसको वहाँ पर लेके चलें। दूसरी बात जो लोग अभी कर नहीं रहे और आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं और दबे लफ्ज़ों में कर रहे हैं, वो 2 इश्यूज़ हैं। एक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए, जो सिक्योरिटी की जब मीटिंग हुई थी, जनरल बाजवा जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब रीजनल कनेक्टिविटी की हमने बात करनी है। मकसद ये था कि हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश है कि उसको रास्ता दिया जाए तोरखम तक, वागा से, वागा टू तोरखम। इसके लिए वाजपेयी साहब यहाँ आए, उस वक्त भी ख्वाहिश थी हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म की, जब यहाँ पे लाहौर डिक्लेरेशन हुआ कि ट्रेड भी बढ़ा दें हम और मामलात भी कर लें, और कश्मीर का इशू जो है वो डिस्कस होता रहेगा, लेकिन हमें चाहिए ताल्लुकात बेहतर करने। इसी तरह इज़राइल को तस्लीम करने के लिए भी हम पे अब प्रेशर जो थोड़ा थोड़ा आ रहा था वो बढ़ता जा रहा है कि जी देखें सारे मुसलमान ममालिक जो है वो कर रहे हैं, तो आप कोई पैलेस्टीनियंस जो है उनके आप क्या लगते हैं जो आप उनके लिए इतनी आवाज़ बैठा रहे हैं।
मैं ये कहता हूँ कि फ़लस्तीन का और कश्मीर का मसला जो है ये इंटर रिलेटेड है। अगर आप एक को भूल जाएंगे तो आपको दूसरे को भी भूलना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इज़राइल जब फ़लस्तीन का मसला हल कर दे और फ़लस्तीनी इस बात पे इत्मीनान में आ जाएं कि भाई हाँ हमारे साथ ज़्यादती नहीं हो रही, तो हर मामला जो है वो बातचीत की जा सकती है। इसी तरह हिंदुस्तान को राहदारी देने से पहले, हिंदुस्तान के साथ मामलात करने से पहले कश्मीर का इशू रिजॉल्व करना चाहिए, जहाँ आज दुनिया की सबसे बड़ी रियासती दहशतगर्दी जो है वहाँ हो रही है। लेकिन किसी को इस बात का ख्याल नहीं, कोई ये सोच नहीं रहा। हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं वहाँ, वो यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आने को तैयार नहीं थे। हम वहाँ क्रिकेट में अच्छी बात है, मैं कहता हूँ हमें खेलना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन जब यहाँ पर आने के लिए उन्हें कहा था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और हम आज भी कह रहे हैं हमारे शायकीन को नहीं जाने दे रहे, हमारे ये मामलात नहीं हो रहे, हमारे वो मामलात नहीं हो रहे। और ये कोई नहीं कह रहा कि कश्मीर का मसला जो है वो उसका कैसे हल निकालना है हमने, और मुसलमानों के साथ जो वहाँ ज़्यादती हो रही है उसको हमने कैसे दूर करना। तो ये जो अब अल्लाह करे कि इलेक्शन जो है, पहले तो कई दफ़ा हम सुने रहे कि हो रहे हैं और 90 दिन जो थे वो 90 दिन नहीं रहे। एक तो अक्रॉस द बोर्ड जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया है कि जब नैब को बंद करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं समझता हूँ जब अयाज़ और महमूद इकट्ठे नैब के थ्रू जाएंगे तो तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये मेरी ये बात है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिन लोगों ने हमारे देखे, हमारी अदालतों ने भी अपना किरदार अदा नहीं किया। लाइव प्रोग्राम ज़रूर दिखा रहे हैं, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, मैंने भी उसकी तारीफ़ की, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहा। हमारे चीफ जस्टिस थे, उनको बड़ा शौक़ था इफ्तिखार चौधरी साहब को कि अपने टिकर देखें, तो वो देखा करते थे कि हाँ वो चला कि नहीं चला जो मैंने बयान दिया, तो वो सिर्फ टिकर चलवाने के लिए बयान देते। अब तो लाइव प्रोग्राम शुरू हो गया, पूरा पाकिस्तान बैठकर देखता है, लेकिन मसलों का हल तो निकालें। तो तजवीज़ मेरी चाहे पसंद ना आए लोगों को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इसमें इलेक्शंस, जमहूरियत ही हल है, लेकिन इलेक्शंस हल नहीं है। उस वक्त तक इलेक्शन हल नहीं है जब तक कि आप एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान ना बनाएं, जब तक आप तमाम लाइंस को ड्रॉ ना करें, अपने अपने दायरा इख्तियार के अंदर जो आइन के अंदर दिया गया है उसकी हदूद के अंदर ना रहें, और पाकिस्तान के मसाइल की निशानदही करके उसकी तरजीहात को वाज़े ना करें। जब तक मैं समझता हूँ आप एक नहीं, आप 100 इलेक्शन करा लें, वो सुई घड़ी की वहीं 12 से शुरू होगी और 12 पे आके खड़ी हो जाएगी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और अगर ये ऑपरेशन फेयर प्ले की तरह ऑपरेशन 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर, जो कि मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि अहकामात दिए जा रहे हैं, सपोर्ट दी जा रही है, हलकों के अंदर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक पैगामात पहुंच रहे हैं कि जनाब फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करो। तो पहले इन्होंने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा यहाँ शायद है पंजाब में, लेकिन वो नाकाम हो गए। फिर एक नई जमात की तश्कील दी कि उनसे मुलाकात भी करेंगे किसी वक्त, लेकिन वो भी आपने देख लिया बैठ गए। फिर उन्होंने KPK में एक एक्सपेरिमेंट किया, वो भी नहीं चल सका। तो इसलिए जो चीज़ नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दें। अगर जमहूरियत को चलाना है तो फिर जमहूरी तरीक़ों से चलाएं, आइन के मुताबिक चलाएं और मामलात को फिर आगे लेकर चलें। लेकिन सब जब तक एक टेबल पे नहीं बैठेंगे तो फिर वही 90 की सियासत दोबारा शुरू हो जाएगी कि 2.5 साल तेरे और 2.5 साल मेरे, और मैं तेरा एहतसाब करूँगा तो मेरा एहतसाब करना, और इसी मामले में पाकिस्तान चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है, जो रिसोर्सेज हैं, बहुत कम मुल्कों के अंदर हैं दुनिया के, और ख़ास तौर पर यूथ जो है और मैन पावर जो है हमारे पास, मेरा नहीं ख्याल किसी और मुल्क के पास है, ना जर्मनी के, यूरोप के पास है, ना किसी के पास है जो पाकिस्तान के पास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, एहतसाब नहीं है, तो ये मामलात आगे नहीं चल सकते। तो आखिर में बताना चाहूँगा कि आज की मीटिंग के बाद, इससे पहले मेरी जो मैंने कहा कि एक नज़रियाती सियासत को हम सामने लेकर आएंगे, मेरी कुछ जमातों के साथ गुफ्तगू हो रही है, कुछ के साथ अगले
एक दो हफ्ते में मैंने मुलाकातें तय की हुई हैं। कुछ पुराने साथियों के साथ भी मैं मुलाकात कर रहा हूँ जो मेरे साथ 1990 से अब तक पार्लियामेंट के अंदर रह चुके हैं, लेकिन वो कुछ खामोश हैं, कुछ एक्टिव हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के नज़रिए के साथ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो पाकिस्तान के किबले को दुरुस्त करना चाहते हैं, उनके साथ हमने बातचीत शुरू की है। इंशाअल्लाह अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक नए खूबसूरत अलायंस का ऐलान करेंगे और उसके बाद फिर हम पब्लिक के अंदर जाएंगे और इंशाअल्लाह हमने नाम भी तजवीज़, जो हमारे साथ जमात के अंदर जो जमातें शामिल होंगी उन्होंने उस अलायंस का नाम भी तजवीज़ कर दिया है और इंशाअल्लाह नाम बताएंगे आपको जब इकट्ठे बैठेंगे सारे। मैं सिर्फ ये तो इंशाअल्लाह इसकी ज़रूरत भी है पाकिस्तान को और इंशाअल्लाह ये आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों के बाद और फिर हम इलेक्शन के करीब जाके और जमातें भी बीच में शामिल होंगी और जो जमातों के साथ हम साथ मिलाना चाहेंगे या मिलना चाहेंगे हम उनके साथ भी मिलेंगे। ये बताइएगा कि अंदर अपना अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, उन्होंने अपने लोगों को सज़ाएँ भी दी हैं माजी के अंदर, आइंदा भी देने के लिए जा रहे हैं सज़ाएँ। और इसी तरह जुडिशरी का भी कहते हैं कि अपना ही सिस्टम है, जुडिशल क्या कहते हैं वो काउंसिल जो है क्या, जिसके अंदर वो जाते हैं और फैसला कोई नहीं होता वहाँ पे। और मैं कल आपकी सवाल का शहबाज शरीफ ने जवाब क्यों नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था। अच्छा, मैं देख रहा था, मैं इसकी शक्ल नज़र नहीं आई थी लेकिन आवाज़ मैंने पहचान ली थी कि बड़ा सख्त सवाल पूछा था। देखिए बात यह है, चौधरी शुजात के दिल में परवेज़ इलाही के लिए, परवेज़ इलाही के दिल में शुजात के लिए वही मोहब्बत है लेकिन बच्चों के दिल में नहीं। अब सियासत आ गई है बच्चों की, अब बड़े ये नहीं समझ रहे कि ये बच्चे इस काबिल नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ कि आइंदा वज़ीर आज़म के लिए 2-3 कैंडिडेट जो मुझे नज़र आ रहे हैं ना, जिनकी मैं बातें सुनता हूँ, मियां नवाज शरीफ की हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनने के बाद और जरदारी की आनियाँ जानियाँ देखने के बाद, इन तीनों को रिटायर कर देना चाहिए पाकिस्तान की सर्विस से, या ये खुद रिटायरमेंट ले लें। पंजाब साहब ये बता दीजिएगा कि आइंदा इलेक्शन में जब भी हो, एक पार्टी मकबूलियत की दावेदार है, बाकी सब कबूलियत की दावेदार है, जीतेगा कौन, मकबूलियत या कबूलियत? हमेशा मकबूलियत ही जीतती है, कबूलियत जो है वो आर्जी तौर पे जीत जाती है लेकिन वो पायदार नहीं होती। सर, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने बहुत कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की तू अपना मीटिंग अटेंड करके आया तो साफ़ी है, खामोश हो खामोश हो जाओ। देखें मैंने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कह दी कि अगर इलेक्शन अवाम की उमंगों के मुताबिक ना हुए तो जो हमारी इस वक्त जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है, पाकिस्तान को फिर बेहतरी की तरफ जाने के बजाय आप उस तरफ चले जाएंगे कि जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। 2 दफ़ा हमने देख लिया, 90 दिन नहीं हुए पूरे। अब ये जो इंटरम गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने तो अपना जो 90s के टेन्योर होते थे हुकूमतों के वही पूरे कर लिए। फ्री हैंड इनको मिला हुआ है, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, प्रोटोकॉल ले ही जाओ, दुनिया की सारें करी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। कभी आपने देखा कि इंटरम गवर्नमेंट आई और स्वाय इलेक्शंस के कोई काम किया उसने? 90s के अंदर जो हुकूमत का टेन्योर ख़त्म होता था उसी की इंटरम गवर्नमेंट बना करती थी, फिर भी इलेक्शन साफ शफाफ हो जाते थे। अब पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में KPK की इंटरम गवर्नमेंट में इतने घपले थे कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती ना, वो कैबिनेट ही डिज़ोल्व हो, अभी तक नहीं बनी दोबारा। जागुल हक साहब, आपने काफ़ी सियासतदानों के साथ काम किया है, उनकी हुकूमतों में भी रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान मुहिब्बे वतन है या नहीं, या उसकी पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? किसी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। किसी सियासतदान को मैं ये नहीं कहूँगा कि मुहिब्बे वतन नहीं है, लेकिन कुछ सियासतदानों की ख्वाहिशात जो हैं उनके अपने तज्ज़िये हैं कि जी हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान से बेहतर हो जाएं, कश्मीर का मसला इशू ना रह जाए, ये उनकी कमज़ोरियाँ हैं। मैं नहीं कहता कि मुहिब्बे वतन नहीं, उनकी कमज़ोरियाँ हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल मैं जी इसराइल को तस्लीम कर लूँगा या मैं कश्मीर को
बैक बर्नर पे डाल दूंगा और मामला ठीक कर दूंगा, मैं हिंदुस्तान को राहदारी दे दूंगा, ये उनकी कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम अब ये सोशल मीडिया, आप लोगों की आवाज़ जो अब कम निकलती है, पहले ज़्यादा निकलती थी, उसके ज़रिए। जी जी। अब ये बताइएगा कि एक साबका प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इलेक्शन चोरी होता है। अब अभी आप फरमा रहे हैं कि चौथा बार जो वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है, आवाम का रद्द-ए-अमल तो कुछ और है, हम देख रहे हैं इलेक्शन और सिलेक्शन, ये बेसिकल जंग इलेक्शन और सिलेक्शन की, आवाम का फैसला कुछ और होता है, सिलेक्शन कहीं और होती है। क्या कहेंगे कि ये इलेक्शन उसी तरह चोरी होके कहीं, जिस तरह वो कहा कि जी मैं गारंटी देता हूँ कि मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, ख्वाहिश है ना। चार्टर ऑफ पाकिस्तान। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.